हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या पढ़ा क्लास में? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। हमने क्या देखा? मान लो तुम्हारे एक बॉडी है जो इस तरह ग्राउंड पे रखी हुई है और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। यहाँ पे एक फोर्स F लगा है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है कि रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है। मतलब ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें नहीं पता कि हाँ ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है इसका मतलब ये पॉइंट मूव कर रहा है। अगर बोल रहे हैं प्योर रोलिंग इसका मतलब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि प्योर रोलिंग कर रहा है कि रोलिंग विद स्लिपिंग कर रहा है। हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। हमने क्या किया उस केस में कि पहले एज्यूम किया कि मान लो फ्रिक्शन ना हो, मान लो कि फ्रिक्शन ना हो, उस केस में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर को होता है। हमने वहां से बोला कि हाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास क्या है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। वहां से सेंटर ऑफ मास का इसका अल्फा निकाल लेंगे। हम क्या बोलेंगे? अगर बात करें यहाँ पे एसी किधर होगा, अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होता है, एसी बोल दिया इसको। और बॉडी अपना क्लॉकवाइज कुछ इस तरह अल्फा से घूमता। ठीक है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? अल्फा आर आगे की तरफ, अल्फा आर आगे की तरफ और एसी पीछे की तरफ। ठीक, हमने क्या देखा? अगर अल्फा आर एसी से बड़ा है, अगर अल्फा आर एसी से बड़ा है, इसका मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है वो चाहता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करूं। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, अगर एसी बड़ा होगा अल्फा आर से तो हम क्या बोलेंगे? जो कांटेक्ट पॉइंट है वो चाहता है कि टुवर्ड्स राइट मूव करूं, इसका मतलब फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर AC इज इक्वल टू अल्फा आर हो तो हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स केस में जीरो आएगा। हमने क्या बोला यहां से? F डिवाइड बाई मास इज इक्वल टू AC। ठीक है, ध्यान देना, हमने एज्यूम किया कि फ्रिक्शन जीरो है। एक्चुअली फ्रिक्शन जीरो नहीं है यहाँ पे, हमने एज्यूम किया कि फ्रिक्शन जीरो है और वहां से आया F बाई M इज इक्वल टू AC। ये एक्चुअल में AC नहीं है, एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। ये कौन सा AC है? जब फ्रिक्शन जीरो तो उस केस में AC कितना आएगा। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे? टॉर्क और पॉइंट C इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, इसका हमने बोल दिया I इज इक्वल टू NMR स्क्वायर। ठीक, I इज इक्वल टू NMR स्क्वायर। टाउ C इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा, टाउ C इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा। यहां फोर्स कौन से हैं? एक अप्लाइड फोर्स F है, ग्रेविटी है और नॉर्मल डायरेक्शन है। ग्रेविटी और थॉमसन टॉर्क कितना आएगा? जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहां से? F इंटू R इज इक्वल टू I कितना? NMR स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां से क्या बोलेंगे? R से R कैंसिल, यहां से क्या है पास? F डिवाइड बाई N इंटू M इज इक्वल टू अल्फा R। ठीक है, हमने क्या होता है? N की वैल्यू या तो एक से बड़ी होती है, सॉरी एक से छोटी होती है, या फिर एक के बराबर होती है। रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1 और बाकी सब के लिए n लेस देन 1 आती है। तो हमने क्या बोला वहां से? हमेशा अल्फा आर या तो AC से बड़ी आएगी या फिर AC के बराबर आएगी। तो वहां से हमने क्या बोला? इस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टुवर्ड्स राइट होगा। फ्रिक्शन फोर्स में टुवर्ड्स राइट होगा। कब? जब फोर्स यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट लग रहा हो उस केस में। अगर फोर्स कुछ नीचे लग रहा हो, मान लो फोर्स यहां पे था, फोर्स यहां पे लग रहा हो, यहां पे लग रहा हो, कहीं और लग रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि हाँ हाइट, सेंटर ऑफ मास से हाइट क्या हो ताकि फ्रिक्शन फोर्स जीरो आए। अपना हाइट कितना आया था? H इज इक्वल टू N इंटू R आया था। अपना क्या आया था? H इज इक्वल टू N इंटू R। ठीक, N क्या है पे? ये वाला N, मतलब रिंग के लिए N इज इक्वल टू 1, रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1, मतलब जो फोर्स यहां पे लाएंगे रिंग में उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जीरो आएगा। अगर बात करें डिस्क के लिए, तुम क्या बोलेंगे? डिस्क के लिए n इज इक्वल टू 1/2, मतलब h इज इक्वल टू r/2 पे फोर्स लगाएंगे, मतलब इसके कहीं बीच में फोर्स लगाएंगे, डिस्क के इसके कहीं बीच में फोर्स लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसमें फ्रिक्शन फोर्स जीरो आएगा। क्लियरली उसी तरह सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के लिए है, हम निकाल लेंगे, वहां से बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज का नया टॉपिक अपना स्पूल। हमने क्या बताया था? स्पूल क्या होता है? स्पूल पिछली पतंग की जो चरखी होती है उसी को हम स्पूल बोलते हैं। बहुत सारा यहाँ पे धागा लिपटा हुआ, बहुत सारा यहाँ भी धागा बहुत सारा लिपटा हुआ है यहाँ भी। ठीक है, हमने इसका 3 केस पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन नीट में 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए इसको अलग से ब्रेक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं स्पूल का केस पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो अपने पास एक स्पूल दिया है, इसमें 3 तरह से फोर्स लग रहा है। ध्यान देना, इस केस में इसको बोल दिया, फर्स्ट केस बोल दिया, इसको सेकंड केस बोल दिया और इसको थर्ड केस बोल दिया। ध्यान देना यहां पे क्या हो रहा है? तीनों केस में दिया है प्योरली हो रहा है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट या लोअर मोस्ट पॉइंट है ये मूव नहीं कर रहा है। हमने क्या बताया था? स्पूल को जनरली डिस्क मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर दिया है कांटेक्ट पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? सेकंड केस में हम क्या बोले? इसमें
जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, ठीक है, मतलब इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, 0। इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके कुछ इस साइड में फोर्स यहां से पास हो रही है, फोर्स यहां से पास हो रही है। अगर बात करें इस केस में तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके कुछ पीछे से पास हो रही है अपना फोर्स, हमने उसको एक्सटेंड किया फोर्स को, कुछ यहां से पास हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि तीनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अपना स्पूल कुछ इस तरह था, स्पूल दिया यहां पे, ठीक है, एक फोर्स यहां पे F लग रहा है किसी एंगल पे, F बोल दिया हमने, बोल दिया मान लो ये एंगल थीटा है, हमने ये एंगल बोल दिया इसका हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा बोल दिया। अब अगर ये एंगल थीटा है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इसका मतलब जो बीच का एंगल ये बन रहा है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक है। हमने जो इनर रेडियस को बोल दिया हमने स्मॉल r, और जो आउटर रेडियस को हमने बोल दिया कैपिटल R, क्लियर। तो यहां से इस केस में क्या बोलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, या फिर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स स्मॉल r बाय कैपिटल R, क्लियर। और यहां पे जो ये थीटा बन रहा है ये इस थीटा से कुछ ज्यादा है, और यहां पे जो ये थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल जो फोर्स का एंगल बन रहा है ये थीटा कुछ इस थीटा से कम है। हम क्या बोलेंगे इसमें, थीटा इज ग्रेटर देन cos इनवर्स r बाय r। यहां पे क्या बोलेंगे हम, थीटा इज लेस देन cos इनवर्स r बाय r, ठीक है। अब कोई पूछे तीनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान देना यहां पे क्या हो रहा है, ये स्पूल है अपने पास, जो पतंग की चरखी होती है ये वो है अपने पास, उसमें धागा लिपटा हुआ है यहां से, ठीक है, और हम उस धागे को बाहर खींच रहे हैं, उस धागे को हम बाहर खींच रहे हैं, धागा लपेटते उसमें देखा होगा आपने, ठीक है, हम उस धागे को बाहर खींच रहे हैं, और तीनों ही केस में जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है। यहां पर क्या, थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू r बाय r, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स स्मॉल r बाय कैपिटल R, वेयर स्मॉल r इज इनर रेडियस एंड कैपिटल R इज आउटर रेडियस। यहां पे क्या है, थीटा कुछ इस थीटा से कम है, मतलब जो अपने धागा खींच रहे हैं वो कुछ नीचे से खींच रहे हैं, और यहां पे जो खींच रहे हैं वो कुछ ऊपर से खींच रहे हैं यहां पे, क्लियर। पूछ रहा है तीनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी तीनों केस में, और क्या पूछा है तीनों केस में एक्शन क्या होगी, और किस केस में वाइंडिंग होगी, किस केस में अनवाइंडिंग होगी, किस केस में हम धागा लपेटेंगे और किस केस में धागा रिलीज होगा। देखते हैं, यहां पे एक फोर्स F लगा है, हमें निकालना है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। हमने क्या किया था कि एज्यूम किया मान लो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, एज्यूम किया कि मान लो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तब उस केस में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो किधर मूव करना चाहता है हम ये निकालते हैं पहले। तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का यहां पे होगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, अब एक फोर्स F लग रहा है तो AC की तरह यहां पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ आगे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास के आउट एक टॉर्क कर रहा है, F फोर्स का, एक अप्लाइड फोर्स का टॉर्क कर रहा है जो कि इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हमने क्या बोला, एक फोर्स यहां पे F लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि इस स्पूल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब अपना बॉडी यहां पे कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी इस तरह, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये अल्फा r से आगे बढ़ना चाहेगा घूमने की वजह से, अल्फा r से आगे बढ़ना चाहिए घूमने की वजह से, प्लस सेंटर ऑफ मास खुद AC से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास खुद AC से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास से। तो हम क्या बोलेंगे, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये AC से भी आगे बढ़ेगा। ध्यान देना, यहां पे AC की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन इस पॉइंट के लिए सेम आएगी, क्लियर। मतलब अगर फ्रिक्शन ना होता तो डेफिनेटली ये पॉइंट आगे मूव करता, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो जो कांटेक्ट पॉइंट बन रहा है ये डेफिनेटली आगे बढ़ता, आगे मूव करने की चाहता, ठीक है। चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे थीटा यहां पे इससे बड़ा हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये केस हो, तीनों ही केस में ये कंडीशन फुलफिल होगी। तीनों ही केस में क्या बोलेंगे, अल्फा आगे की तरफ होगा, AC आगे की तरफ होगा, मतलब तीनों ही केस में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स बैकवर्ड आएगी। ये बोलेंगे तीनों केस में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स बैकवर्ड आएगी, मतलब यहां ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यहां फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यहां फ्रिक्शन पीछे की तरफ। मतलब एक बात पक्की हो गई कि जब भी स्पूल इस तरह ग्राउंड पे रखा होगा, हम उसका धागा इस तरह खींचेंगे बाहर तरफ, तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी वो हमेशा बैकवर्ड आएगी। क्लियर। हमने क्या बोला, कैसे निकाला इसको, हमने बोला कि हाँ ये बॉडी अपना, हमने मान लिया फ्रिक्शन 0 इस केस में, अपना जो बॉडी है उस केस में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, और बॉडी अपना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F/m से आगे बढ़ना चाहेगा। कब, जब फ्रिक्शन फोर्स ना होता तब। हम क्या बोलते हैं इस केस में, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो अल्फा r से और साथ में AC से दोनों की वजह से आगे मूव करना चाहता, ठीक है, आगे मूव करना चाहता। हम क्या बोलते हैं,
जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स बैकवर्ड आएगा, मतलब यहां भी बैकवर्ड, यहां भी बैकवर्ड और यहां भी बैकवर्ड। क्लियर? मतलब एक बात पक्की है कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट। कांटेक्ट पॉइंट यहां पे ये है, ठीक है, एक फोर्स यहां पे लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फोर्स हैं यहां पे। इसी केस लिखते हैं, मान लो इसी को लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं सेकंड केस। देखते हैं सेकंड केस फिर से यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, यहां पे कांटेक्ट पॉइंट है, और एक फोर्स यहां पे लग रहा है, ये पास फोर्स F है। अब अगर बात करें इस स्पूल पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक ग्रेविटी है नीचे की तरफ, हमने बोल दिया यहां पे mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहां पे कांटेक्ट पॉइंट और टॉर्क फाइंड करते हैं, इस पॉइंट की और टॉर्क फाइंड करते हैं। तो हम क्या बोले यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क 0, ग्रेविटी का टॉर्क 0, एंकर टॉर्क 0, जो अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क 0, मतलब चारों के चारों फोर्स टॉर्क 0 है। क्लियर? मतलब अपनी ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मतलब इस केस में अपनी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मतलब सिंपली ये ऐसे मूव करेगा जैसे एक ब्लॉक को रस्सी से बांध के हम सिंपली खींच रहे हैं इसको। ये अपना सेकंड केस में स्पूल इस तरह मूव करेगा। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, एक फोर्स यहां पे F लगा रहे हैं, तो जो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, मतलब चारों फोर्स टॉर्क 0 है, मतलब डाउ नेट अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। क्लियर? मतलब अपनी बॉडी घूमेगी नहीं, मतलब इस केस में अगर कुछ फोर्स के लिए अपना बॉडी रेस्ट में रहेगा, जब अपने पास हम बोलते हैं यहां पे F cos थीटा इधर तरफ है, इस केस में क्या बोले यहां पे बोल दिया F cos थीटा, और ऊपर अपने पास यहां पे F sin थीटा, इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा। अगर फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू अगर F cos थीटा बड़ी होगी तो हम क्या बोलेंगे, अपनी बॉडी मूव करेगी, और तब तक अपनी बॉडी मूव नहीं करेगी। और इस केस में कैसे मूव करेगी, जैसे एक ब्लॉक में रस्सी बांध के हम खींच रहे हैं उसको, मतलब ये रोल नहीं करेगी, मतलब ये रोल नहीं करेगी। सिंपली मान लो अपने पास यहां पे इस तरीके से हम इसको सिंपली खींच रहे हो एक रस्सी बांध के, और ये सिंपली मूव कर रहा हो, ध्यान दें गोल गोल घूम नहीं रहा है यहां पे। इसके सिंपली सेकंड केस में सिंपली ये आगे बढ़ रहा होगा लेकिन रोल नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 आ रहा है। क्लियर? अब देखते हैं ये केस और ये केस। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, अगर हमने इस पॉइंट पर देखा तो जो अप्लाइड फोर्स है वो इस पॉइंट कुछ इधर से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अबाउट जो इसका टॉर्क आएगा वो किधर को आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर को आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस केस में अपना बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। अगर देखिए यहां पे फर्स्ट केस में, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब इस केस में अपनी बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, और इस केस में अपनी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इस केस में अपनी बॉडी नहीं घूमेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे बॉडी है, ठीक है, यहां पे बॉडी है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, हमने क्या एक रस्सी बाहर निकाला है, एक रस्सी यहां बाहर निकली हुई, मान लो इस तरह एक रस्सी यहां से बाहर निकली हुई है, ठीक है, और अपना ये स्पूल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह, तो हम क्या बोलेंगे, जो रस्सी यहां बाहर निकली हुई है वो लंबी होती रहेगी या अनवाइंडिंग होगा। अनवाइंडिंग मतलब धागा यहां से, थ्रेड यहां से रिलीज हुआ कुछ ना कुछ। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है, यहां से थ्रेड बाहर निकला हुआ है, थ्रेड यहां से बाहर निकला हुआ है, और हम इसको क्लॉकवाइज मूव कराते तो क्या होता, यहां पे इस केस में वाइंडिंग होता। क्या बोलते हैं हम, वाइंडिंग होता, मतलब धागा अपना रैप करता है पे, और रैपिंग होती है यहां पे, मतलब इस केस में और धागा रैप होगा, इस केस में अनवाइंडिंग होगा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, इस केस में क्या होगा यहां पे, अनवाइंडिंग होगा, इस केस में वाइंडिंग होगा, इस केस में नाइदर वाइंडिंग नॉर अनवाइंडिंग, मतलब इस केस में ना तो वाइंडिंग होगी ना ही अनवाइंडिंग होगी, अपना स्पूल एक ब्लॉक की तरह मूव करता रहेगा। और कब मूव करेगा, जब अप्लाइड फोर्स की कॉस्ट कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा आ जाए। क्लियर है अब तक? ठीक है, हमने क्या बोला, इसमें अनवाइंडिंग होगा। अब अगर बात करें एसी, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पे बॉडी इस तरह घूम रही है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा होगा। इस केस में बॉडी अपना इस तरह घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास इधर को होना चाहिए। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां से,
AC is towards right, AC is towards right. इस केस में एक्सेलरेशन AC is towards left, towards left. ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं घुसना है, नीट पे सिर्फ एक आध बार क्वेश्चन पूछा है, जस्ट समझ लो कि कैसे हम कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये सब अपने कोर्स से बाहर है, मान लो एडवांस में कहीं वर्बली पूछ लें, नीट में कभी नहीं पूछेंगे उस तरह क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या बोला है, इस केस में ये बॉडी अपना स्पूल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा, धागा यहाँ से रिलीज होगा। इस केस में अपना स्पूल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब धागा यहाँ पे रैप करेगा, वाइंडिंग होगी। ठीक है, अगर बात करें एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस केस में AC इज टुवर्ड्स राइट, इस केस में एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इस केस में टुवर्ड्स राइट तो होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर F के बाद जब F का कॉस कंपोनेंट F लिमिटिंग से ज्यादा आ जाए, उस केस में AC वुड बी टुवर्ड्स राइट होगा। उसके पहले अपना सिस्टम मूव नहीं करेगा, उसके पहले क्लियर, उसके पहले क्या होगा अपने पास, ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। नोट कर लो इसको, हमने क्या बोला, इस केस में अनवाइंडिंग होगी, इस केस में वाइंडिंग होगी। हमने कैसे निकाला फ्रिक्शन फोर्स, हमने क्या बोला कि मान लो फ्रिक्शन फोर्स ना होता, उस केस में कांटेक्ट पॉइंट किधर मूव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ने बोला फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हमने क्या देखा, मान लो फ्रिक्शन फोर्स ना होता, तो हम क्या बोलते, जो कांटेक्ट पॉइंट है वो घूमने की वजह से आगे मूव करता है इधर तरफ, अल्फा होगा आगे तरफ, और AC भी आगे तरफ है, मतलब AC की वजह से और अल्फा की वजह से, दोनों की वजह से ही कांटेक्ट पॉइंट आगे मूव करता, मतलब फ्रिक्शन फोर्स तीनों ही केस में टुवर्ड्स बैकवर्ड होगा। क्लियर, मतलब यहां ही बैकवर्ड, यहां बैकवर्ड और यहां बैकवर्ड। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, हमने बोला cos थीटा इक्वल टू r बाई r, थीटा इससे बड़ा हो तो कैसे करेंगे हम, क्या आएगा, तो उस केस में अनवाइंडिंग होगा, AC वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। इस केस में क्या है, थीटा उससे छोटा हो, लिमिटिंग वैल्यू cos थीटा r बाई r है, इस थीटा से छोटा हो, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, इस केस में वाइंडिंग होगी। ठीक है, AC की तरफ होगी, यहाँ पे वाइंडिंग हो रही है, AC की तरफ होगी, यहाँ पे AC इज टुवर्ड्स राइट होगा, यहाँ पे मतलब अपना स्पूल टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। क्लियर है यहां तक, नोट कर ले इसको, समझ लो इसको, इस पे एक दो बार क्वेश्चन पूछे हैं बस खाली। ठीक है, समझ लो आराम, बस खाली इसको जस्ट राइटली बताओ जी, हाँ इस केस में वाइंडिंग क्यों होती है, इस केस में अनवाइंडिंग क्यों होती है, इस केस में AC किधर को आती है, इस केस में AC इधर आती है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली यही पूछेगा कि हाँ एक स्पूल दिया है, उस पे एक फोर्स इस तरह लग रहा है, इसका ये अपना स्पूल किधर को मूव करेगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। अपने को मान लो r की, स्मॉल r की, और r की वैल्यूज दिया है, मान लो कि दिया है, मान लो स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई 2, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, या फिर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बोलते, मतलब 60 से बड़ा होगा, और मान लीजिए पास स्मॉल r इज इक्वल टू इफ r इज इक्वल टू r बाई 2, तो हम क्या बोलते, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, या फिर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब अगर 60 से बड़ा होगा तो ये वाला केस फॉलो होगा, अगर 60 से छोटा होगा तो ये वाला केस फॉलो होगा, अगर 60 के बराबर हो तो यही केस फॉलो होगा। क्लियर है यहां तक, नोट कर इसको, समझ लो आराम से, फिर देखते हैं आगे। वैसे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, फिर भी देखते हैं कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, यहाँ पे हमें एक डिस्क दिया है, यहाँ पे बोल रहा है इसका रेडियस 2r है, ठीक है, और फिर बोल रहा है यहां से एक डिस्क काट के निकाल दिया जिसका रेडियस r दिया हमें, यहां से एक डिस्क काट के निकाल दिया जिसका रेडियस r हमें, बोल रहा है इतना पार्ट रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास हमें m दिया है, जो ध्यान देना, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसका मास हमें m दिया है, इसका मास हमें m दिया है, ठीक है, रेडियस 2r दिया है, इसके अंदर से r रेडियस का ग्रुप काट के निकाल दिया गया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, हमें इसके अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ध्यान देना, जो हमें m दिया है ये क्या है, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो यहां से हम कंप्लीट डिस्क का मास निकालते हैं कि जब यहां पे ग्रुप नहीं काट के रखा हो उस केस में मास कितना होगा। ठीक है, आपने इसका क्वेश्चन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास में ये कंप्लीट स्फीयर दिया है, वहां से स्फीयर काट के निकाल दिया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इस तरह क्वेश्चन आपने सेंटर ऑफ मास में किया होगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमारे पास का मास m दिया है रिमेनिंग पार्ट का, अगर बोले कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना होगा तो क्या बोले यहाँ पे पाई इंटू एरिया रिमेनिंग, ए ऑफ रिमेनिंग कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, पूछते हैं यहां से 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा कितना हो गया मास डिवाइड बाई एरिया रिमेनिंग,
क्योंकि जो मास यहां पे m दिया है, ध्यान देना ये मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट है। अगर बोलता मास ऑफ कंप्लीट डिस्क है तो अपना क्वेश्चन इजी बन जाता। यहां पे क्या बोल रहा है, m इज मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो हम क्या बोलेंगे इसे मास डिवाइड बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 3 पाई r स्क्वायर, m डिवाइड बाय 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट निकालना हो क्या बोले पे m into 2r स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। तो यहां से हम निकालना है जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे i ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस i ऑफ दिस ग्रुप, ये बोलेंगे i ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस i ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू i ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, आपने इस तरह क्वेश्चन किया होगा, तो यहां से क्या बोलेंगे i ऑफ कंप्लीट डिस्क इज इक्वल टू i ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या बोलेंगे सर, i ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू i ऑफ कंप्लीट डिस्क प्लस माइनस i ऑफ ग्रुप, ये बोलेंगे क्योंकि यहां पे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना स्केलर क्वांटिटी है, जनरली इसके तरह बिहेव करता है। यहां हम क्या बोला, i ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू i ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस i ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब कंप्लीट डिस्क का i कैसे निकालेंगे, हमें उसका मास तो पता नहीं है, लेकिन हमें डिस्क का सिग्मा पता है। सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना होगा कंप्लीट डिस्क का, पाई इंटू 2r स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसका बोल दिया, मान लो m1 बोल दिया ऐसे, m1 इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, m2 बोल दिया हमने मास ऑफ ग्रुप, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू m1 इंटू 2r स्क्वायर बाई 2 माइनस m2 इंटू r स्क्वायर बाई 2 माइनस, अगर बात करें इस एक्सिस के अबाउट जितना ग्रुप जो अपने पास ग्रुप काट के निकाल दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, जो ग्रुप काट के निकाल दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर के अबाउट निकाल लेंगे, कितना होगा m1 इंटू r स्क्वायर, कितना बोलेंगे m1 इंटू r स्क्वायर बाई 2, ये क्या हुआ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। हमें फाइंड किसके अबाउट करना है, यहाँ पे इसके अबाउट, मतलब यहां पे बात करें तो यहां से r डिस्टेंस यहां पे इस एक्सिस के अबाउट हमें i फाइंड करना है। यहां पे हम क्या लगाएंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम क्या बोलते हैं, i सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर इज इक्वल टू i अबाउट एनी अदर एक्सिस, i भी बोलते हैं इसको। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, i अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m1 r स्क्वायर इज इक्वल टू i अबाउट पॉइंट p बोल दिया इसको, इसके अबाउट पॉइंट p के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया हमको, कितना आया m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m1 r स्क्वायर। क्लियर, मतलब 3 बाई 2 m1 r स्क्वायर, इसको बोल दिया प्लस m1 r स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 2 m1 r स्क्वायर माइनस, यहां पे माइनस कितना होगा, 3 बाई 2 m2 है, सॉरी यहां पे m2 है, हाँ m2 यहां पे, इसका मास m2 लिया हमने, माइनस 3 बाई 2 m2 r स्क्वायर, माइनस 3 बाई 2 m2 r स्क्वायर। अब हमें निकालना है m1 और m2 की वैल्यू, कैसे करेंगे हम, हमें सिग्मा मिल गया, सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 3 पाई r स्क्वायर। यहां से क्या बोलेंगे, m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा कितना अपने पास, m बाई 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 3 पाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहां से 3 कैपिटल m बाई 4, सॉरी 4 कैपिटल m बाई 4, 3 अपने को मिल गया m1 इज इक्वल टू 4m बाई 3। यहां से क्या बोलेंगे, m2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, क्योंकि इस जो अपने पास रिमेनिंग पार्ट इसका जो अपने पास निकाल दिया एरिया उसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। हमने बोला यहां से सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा कितना है m डिवाइड बाई 3 पाई r स्क्वायर, m डिवाइड बाई 3 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहां से m बाई 3 इज इक्वल टू m बाई 3। ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन कभी नीट में नहीं पूछेंगे, शायद कभी पूछा, तो नीट कभी नहीं पूछा हुआ। ठीक है, जब भी पूछेंगे केवीपीआई में या फिर ओलंपियाड में पूछेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रैंक होल्डर्स होंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, कितना यहाँ पे, तो हाँ यहाँ 2m r स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 m2 r स्क्वायर। अपने को मिल गया m1 इज इक्वल टू 4m बाई 3, m2 इज इक्वल टू m बाई 3। पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 4m बाई 3 r स्क्वायर
-3/2 इंटू m2 कितना m/3, m2 कितना m/3 इंटू r²। ठीक है, यहां से कितना है अपने पास, 3 3 कैंसिल, यहां पे कितना है 8/3 8mr²/3 माइनस mr²/2, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, ध्यान देना, आपने क्वेश्चन दिया था, ये कंप्लीट डिस्क दिया है, इसका रेडियस 2r दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि यहां से ग्रुप जिसका रेडियस r है सिमेट्रिकली यहां साइड से काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसका मास हमें m दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक, हमें इसका i फाइंड करना है, इस x के अबाउट में i फाइंड करना है। हमने आगे पहले हमने क्या बोला यहां से i ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस i ऑफ दिस इज इक्वल टू i ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, फिर बोला i ऑफ कंप्लीट डिस्क बोल यहां पे, इसका बोल दिया मास m1 है, हमने बोल दिया m1 इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क एंड m2 इज मास ऑफ ग्रूव, जितना मास काट के निकाल दिया उसको हमने m2 बोल दिया। तो यहां से क्या है पास m1 into 2r²/2, हम क्या बोलते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कितना बोलते हैं mr²/2। यहां पे r कितना है 2r, m कितना है m1, हमने बोल दिया यहां पे m1 into 2r² डिवाइड बाय 2। अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रूव। ध्यान देना, ग्रुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट फाइंड करना है, हमें इसके अबाउट फाइंड करना है ग्रुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे यहां पे m2 into r², इसके अबाउट मिल गया m2 into r² प्लस md², m2 into r² प्लस md², d कितना r², d कितना r है यहां पे, तो हमने बोल दिया पे m2 into r²/2, ये है इसके अबाउट प्लस md² मतलब d कितना r पे r है, तो हमने बोल दिया m2 into r²। यहां से आ गया जो जितना पार्ट काट के निकाल दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x के अबाउट कितना मिल गया अपने को 3/2 m2r², कितना मिल गया 3/2 m2r²। अब निकाला हमने m1 और m2 की वैल्यू। ठीक, कैसे निकाला हमने दिया मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू m, मतलब अगर बात करें मास पर यूनिट एरिया तो हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 3πr²। ये कहां से आया, ये कहां से आया, हमारे पास कंप्लीट एरिया कितना है 4πr², उसमें से πr² निकाल दिया है, उसमें से πr² निकाल दिया, मतलब m डिवाइड बाय 3πr²। क्लियर, तो यहां से क्या पास m1 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4πr² इज इक्वल टू 4m/3। उस तरह m2 कितना है आपके पास, m2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू πr² इज इक्वल टू m/3। हमने पुट कर दिया वैल्यूज यहां पे, अपना आ गया 8mr²/3 माइनस mr²/2। देख लो इसको, फिर देखते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम स्टार्टिंग में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, अपने पास एक बॉडी दिया मान लो यहां पे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के बाद ओमेगा से घूम रहा है और सेंटर ऑफ मास खुद बढ़ रहा है आगे BC से। ठीक है, हमने क्या बोला इसमें एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या बोला था IC इंटू ओमेगा वेक्टर प्लस M इंटू RC क्रॉस VC, M इंटू RC क्रॉस VC। ठीक है, ये क्या है अपने पास एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने बोल दिया L इज इक्वल टू IC इंटू ओमेगा वेक्टर प्लस M इंटू RC क्रॉस VC। क्लियर, अपने पास मान लो बॉडी दिया यहां पे, ये बॉडी दिया यहां पे। ठीक है, बोल रहा है कि प्योर रोलिंग कर रहा है ग्राउंड पे, क्वेश्चन लिखो प्योर रोलिंग कर रहा है यहां पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड दिया हमें VC, सेंटर ऑफ मास की स्पीड दिया हमें VC। हमारे पास एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे P, एक पॉइंट यहां पे Q, एक पॉइंट यहां पे R, एक पॉइंट यहां पे S, एक पॉइंट यहां पे है B। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे अपने पास C A है मान लो। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फीयर यहां पे, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फीयर अबाउट पॉइंट P Q R S A एंड B।
फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट पॉइंट P Q R S and A and B. Find angular momentum of this sphere about point P Q R and S and A and B. 6 पॉइंट्स हमारे पास, P यहां पे, Q यहां पे, R यहां पे, S यहां पे, B यहां पे, A यहां पे। ठीक है, हमें सारे पॉइंट्स के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है। हमने क्या देखा, L इज इक्वल टू IC इंटू ओमेगा प्लस M इंटू RC क्रॉस VC। क्लियर, M इंटू RC क्रॉस VC। अब अगर देखो यहां से, अगर बात करें पॉइंट P के अबाउट, पहले देखते हैं L अबाउट पॉइंट P, देखते हैं L अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, IC इंटू ओमेगा वेक्टर। अगर बात कर रहे हैं प्योर रूलिंग कर रहा है, अगर बोल रहे हैं कि यहां प्योर रूलिंग कर रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, VC इज इक्वल टू ओमेगा R। क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, VC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R। ये बात पक्की हो गई। हमें इसका VC दिया है, हमें पॉइंट P के अबाउट L फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, IC इंटू ओमेगा। IC कितना है इसका, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, IC इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें, ये अपने पास आ रहा है, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, अपना बॉडी यहां पे इस तरह घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसके अबाउट, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है पे, ये अपने पास आया क्लॉकवाइज, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा क्लॉकवाइज आ गया, प्लस M इंटू RC क्रॉस VC। RC कौन करेंगे यहाँ पे, RC का हमारे केस में पॉइंट P के अबाउट देख रहे हैं, तो हम पॉइंट P को इससे ज्वाइन किया, ये अपने पास मिल गया RC वेक्टर, अपने पास मिल गया RC वेक्टर, मतलब RC ऊपर की तरफ, VC यहां पे आगे की तरफ, RC क्रॉस VC, मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जब हमने किया ओमेगा वेक्टर, ओमेगा भी इनवर्ट द प्लेन है अपने पास यहां पे, इसको बोलते हैं इनवर्ट द प्लेन, इनवर्ट द प्लेन मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, क्रॉस किया हमने, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब क्या हमने M इंटू RC क्रॉस VC, RC यहां पे ये वेक्टर मिल गया, VC आगे की तरफ है, VC यहां पे, RC क्रॉस VC, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, M इंटू R इंटू VC, ठीक है, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब दोनों की वजह से ऐड होगा। क्लियर, यहां पे देखो, इसकी वजह डायरेक्शन आ गई, यहां पे क्रॉस आई, ये भी अपना क्रॉस आया, मतलब दोनों की वजह से जो भी आएगा वो ऐड होगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, इसको दिया हमने ओमेगा R, बोल दिया हमने VC, क्या बोल दिया, VC। तो यहां से क्या अपने पास 2/5 M इंटू R इंटू VC प्लस M इंटू R इंटू VC, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा से 7/5 M इंटू V इंटू R इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट। क्लियर, ध्यान देना यहां पे जो R वेक्टर है और जो VC वेक्टर है, उन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। हम बोलते हैं यहां पे R वेक्टर ये है। जब हमने पॉइंट Q लिया, निकालते हैं L अबाउट पॉइंट Q, L अबाउट पॉइंट Q कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, अगर बात करें पॉइंट P के अबाउट, Q के अबाउट, R वेक्टर कौन सा होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, R वेक्टर ये होगा। ठीक है, ये अपने पास RQ मिल गया। ठीक है, हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये अपने पास क्या है, RQ है, ये अपने पास एंगल थीटा बोल दिया हमने। ठीक, हमें क्या लेना है यहाँ पे, R sin थीटा, R sin थीटा, ये अपने पास एंगल थीटा है, ये अपने पास एंगल थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे, L अबाउट पॉइंट Q इज इक्वल टू, ये अपने पास सेम होगा, ये अपने पास सेम होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपनी बॉडी ओमेगा से घूम रही है, मतलब IC इंटू ओमेगा सेम होगा, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, कितना 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा इनवर्ट द प्लेन बोर्ड प्लस IC इंटू ओमेगा प्लस M इंटू R cos VC, M इंटू R cos VC। ठीक है, हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे, R वेक्टर ये है, बस RQ ये है, RQ क्रॉस VC, हम क्या बोलेंगे, RQ इंटू VC इंटू साइन थीटा, ये बोलेंगे RQ यहां पे ये है, RQ यहां पे, यहां से यहां तक जो वेक्टर बन रहा है इसको मैंने बोल दिया RQ, तो RQ इंटू साइन थीटा, ये अपने पास मिल गया, ये वाला, ये अपने पास क्या मिल गया, RQ इंटू साइन थीटा, यहां से क्या बोलेंगे, प्लस M इंटू RQ इंटू VC इंटू साइन थीटा इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो RQ साइन थीटा क्या मिलेगा हमको, RQ cos थीटा ये हुआ, RQ साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, क्या मिलेगा हमको, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, जो कि पहले वाले केस में बराबर था, जब मैं पहले केस में था R ये पे था, R ये पे था, इस केस में RQ इंटू साइन थीटा करना है, मतलब इस केस में भी रेडियस सेम आएगा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड प्लस इसको हमने लिख दिया M इंटू R इंटू VC
इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मतलब पॉइंट P के अबाउट और पॉइंट Q के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो सेम आ रहा है। कितना आएगा? इज इक्वल टू 7/5 m इंटू VC इंटू R इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, मतलब पॉइंट Q के अबाउट फाइंड करो, चाहे पॉइंट R के अबाउट फाइंड करो, चाहे पॉइंट S के अबाउट फाइंड करो, सबके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा फाइनली वो सेम आएगा। क्लियर है यहां तक? क्यों सेम आ रहा है? क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि सारे ही केस में हम जब RQ इंटू साइन थीटा करेंगे तो अपने को रेडियस ऑफ दिस स्फीयर मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर मिल जाएगा। तो वहां से हम क्या बोलेंगे, सारे केस में चाहे पॉइंट P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, चाहे S हो, चारों ही केस में जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब देखते हैं पॉइंट B के अबाउट L एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट B कितना बोलेंगे हम? कितना बोलेंगे? यहां पे R वेक्टर कौन से लेंगे? पॉइंट B के अबाउट ये अपने पास मिल गया RB, ये अपने पास मिल गया RB। ठीक है, अब अगर देखें यहां पे तो जो एंगल बन रहा है RB वेक्टर में और VC वेक्टर में वो कितना है? 0। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? जब IC इंटू ओमेगा किया वो तो सेम आएगा 2/5। कितना बोलेंगे हम? 2/5 mr² इंटू ओमेगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्लस m इंटू R इंटू VC, m इंटू R इंटू VC इंटू साइन थीटा। हम क्या बोले यहां से? m इंटू RB इंटू VC इंटू साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे एंगल कितना बनेगा? RB वेक्टर में और VC वेक्टर में एंगल कितना बोलेंगे हम? 0 डिग्री। कितना बोलेंगे हम? 0 डिग्री। यहां पे RB वेक्टर ये है, VC वेक्टर ये है, एंगल कितना है यहां पे? 0 डिग्री। तो यहां से क्या बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब जो ये टर्म आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो यहां से हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू ओमेगा। क्लियर? मतलब पॉइंट B के अबाउट जो L आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब किसके अबाउट फाइंड करते हैं? L उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो पूछा पॉइंट A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो हम क्या करेंगे? देखते हैं, नोट कर इसको। बढ़े आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लेना। हमने क्या बोला? पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं। L अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अगर बात करें 2/5 mr² तो आगे अपने पास इनवर्ड प्लेन बोर्ड कितना? 2/5 mr² इंटू ओमेगा प्लस इनवर्ड प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लस अब अगर देखें पॉइंट ए के अबाउट या पॉइंट ए यहां पे ले लो, पॉइंट ए यहां पे ले लो ताकि इजीली दिखे। पॉइंट ए हमने यहां पे ले लिया। ठीक है, जो अपने पास इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हमने पॉइंट ए नाम दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे? अपने पास R वेक्टर इस केस में कौन सा होगा? अपना स्फीयर इस तरह है, पॉइंट ए यहां पे है। ठीक है, अपना स्फीयर यहां पे इस तरह मूव कर रहा है और VC से आगे बढ़ रहा है, ये हम बोलेंगे। अगर बात करें पॉइंट ए के लिए R वेक्टर कौन सा होगा? हम क्या बोलेंगे? RA इज इक्वल टू ये अपने पास मिल गया RA। ठीक है, तो हम जब RA क्रॉस VC करेंगे, RA क्रॉस VC, RA नीचे की तरफ हुआ क्रॉस VC। ठीक है, मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है। ध्यान दो, हमने क्या पे RA क्रॉस VC, RA नीचे की तरफ क्रॉस VC किया, मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया। तो हम क्या बोलेंगे यहां से? 2/5 mr² इंटू ओमेगा इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्लस m इंटू R इंटू VC आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड डॉट। क्लियर? ध्यान देना, जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, दोनों की डायरेक्शन आपस में उल्टी है। ठीक, हमने क्या बोला? 2/5 mr² इंटू ओमेगा प्लस m इंटू R इंटू VC डॉट, मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू MVC इंटू R माइनस 2/5 MVC इंटू R। ठीक है, ये पूरा आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, ये पूरा आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। कितना आया यहां से? इज इक्वल टू 3/5 M इंटू R इंटू VC, M इंटू R इंटू VC आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ध्यान देना, हमने क्या बोला यहां पे? जब हमने R क्रॉस VC किया, M इंटू R क्रॉस VC, R यहां पे नीचे की तरफ,
VC यहां पे आगे की तरफ, तो मतलब आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया। जो हमने I इंटू ओमेगा किया, I इंटू ओमेगा, I यहां पे कांस्टेंट है, इंटू ओमेगा वेक्टर किया, तो अपने पास इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया। तो यहां पे अपनी बॉडी यहां पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमने क्या क्लॉकवाइज घुमाया, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, मतलब इसके लिए क्रॉस, इसके लिए डॉट आया, दोनों की वजह से डायरेक्शन आ रहा है वो उल्टी आ रही है। ठीक है, हम क्या बोला ऐसे m इंटू आर इंटू वीसी माइनस 2/5 इंटू m इंटू आर इंटू वीसी इज इक्वल टू 3/5 m r vc। क्लियर है? तक नोट कर लो इसको, बढ़ते हैं आगे। ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, शायद इस तरह पूछे ओलंपियाड में पूछेंगे या फिर केवीपीआई में पूछेंगे, बाकी नीट में कभी बहुत कम पूछे, शायद कभी ना पूछे। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, चाहे पॉइंट पी के अबाउट फाइंड करो, चाहे क्यू के अबाउट, चाहे आर के अबाउट, चाहे एस के अबाउट, सबके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो सेम आता है। मतलब एक स्फीयर ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो लाइन बनेगी उसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर एल फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। हमारे पास एक स्फीयर दिया, अ डिस्क इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखो, अ डिस्क इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, अ डिस्क इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, फाइंड स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, फाइंड स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। क्वेश्चन क्या है, हमें एक डिस्क दिया है, बोला हमें एक डिस्क दिया है यहां पे, ठीक है, बोला इसको स्टार्टिंग में v स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, कुछ ग्राउंड पे फ्रिक्शन है यहां पे, लेकिन स्टार्टिंग में इसका ओमेगा 0 है, स्टार्टिंग में इसका ओमेगा 0 है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब यहां पे हमारे पास अभी डिस्क था, हमने इसको सिंपली फेंक दिया, यहां पे सिंपली फेंक दिया मतलब बीसी से फेंक दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपना डिस्क ओमेगा से घूम रहा होगा और कुछ v से आगे बढ़ रहा होगा, vc फाइनल बोल दो इसको, vc जैसे बोल दो, vc जैसे आगे बढ़ रहा होगा, ये हम बोलेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ ना फ्रिक्शन आएगा यार, यहां फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा जो इसको घुमाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्या होगा, हमने बोल दिया कि vc से आगे बढ़ रहा होगा और ओमेगा से घूम रहा होगा। क्लियर है? ध्यान देना, हमें बोल रहा है vc से फेंका गया है, मतलब स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, स्टार्टिंग में ये पॉइंट स्लिप कर रहा होगा, ये पॉइंट स्लिप कर रहा होगा। हमने एक पॉइंट लिया, मान लो एक पॉइंट लिया, उसको नाम दिया P, एक पॉइंट लिया यहां पे, उसको नाम दिया P, ठीक है। अब अगर कोई पूछे P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा, कितना हम बोलेंगे, कितना बोलेंगे हम, टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना आएगा। कौन कौन से फोर्स यहां पे है, एक अपने पास ग्रेविटी है नीचे की तरफ, बोल दिया mg नीचे की तरफ हो गया, और कौन से फोर्स है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और कौन सा फोर्स है यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। अगर बात करें टॉर्क ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, mg इंटू दिस डिस्टेंस, mg इंटू डिस्टेंस, टॉर्क ऑफ नॉर्मल बोले हमें n इंटू दिस डिस्टेंस, ये हम बोलेंगे। और अगर ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, मतलब टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे और दोनों का नेट टॉर्क कितना आएगा, 0। हमने क्या बोला, n इज इक्वल टू mg है और डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ नॉर्मल एंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी वुड बी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब दोनों की वजह से जो नेट टॉर्क आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा और नेट टॉर्क 0 आएगा। बचा फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपने पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का भी टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम L अबाउट पॉइंट P मस्ट बी कंजर्व्ड, यही हम बोलते हैं, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम वुड बी कंजर्व्ड,
ठीक है। अगर बात करें एल आई अबाउट पॉइंट पी या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, स्टार्टिंग में क्या अपने पास अपनी बॉडी घूम नहीं रही है, अपनी बॉडी स्टार्टिंग में घूम नहीं रही है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। एल आई कितना बोलेंगे हम, एल आई इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। ठीक, डायरेक्शन क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर वेक्टर कौन सा यहाँ पे, ये अपने पास मिल गया आर वेक्टर, ये मिल गया अपने पास आर वेक्टर। ठीक है, हमें लिखा यहाँ पे ये एंगल मिल गया थीटा, हमें कहना है आर कॉस थीटा ये हुआ, आर साइन थीटा ये हुआ, मतलब रेडियस ऑफ दिस, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से आर साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ दिस डिस्क। ये क्या है अपने पास, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अपने पास क्या है, सॉरी ये अपने पास क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, एम इंटू आर क्रॉस वीसी करते हैं, एम इंटू आर क्रॉस वीसी करते हैं, मतलब आर इंटू वीसी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से हो तो क्या है, आर साइन थीटा ये अपने पास यहाँ पे, आर साइन थीटा ये अपने पास यहाँ पे, और ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस डिस्क। क्या ये रेडियस ऑफ दिस डिस्क, हम बोलते हैं एम इंटू वी इंटू आर। ठीक है, डायरेक्शन क्या बोले यहाँ पे, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू एल फाइनल, इज इक्वल टू एल फाइनल। तो यहां प्लस पॉइंट पी था, यहां पे पॉइंट पी यहां पे था। अब क्या हो रहा है, बॉडी अपना ओमेगा से घूम रहा है और वीसी डैश से आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं वी फाइनल, इसको बोलते हैं वी फाइनल। ठीक है, तो वी फाइनल से आगे बढ़ रहा है। अब बोल रहा है प्योर रोलिंग इस केस में कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हमें एक मतलब जिस था उसको वीसी से फेंक दिया है। ठीक है, फाइंड करना है इसकी स्पीड कितनी होगी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है, वी फाइनल इक्वल टू ओमेगा होती है, उस केस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो हमने आगे पे इस पॉइंट के अबाउट एंगल लिखना है, क्या बोलेंगे हम, आई इंटू ओमेगा, कितना बोलेंगे, आई इंटू ओमेगा, मतलब 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लस m इंटू आर कॉस वीसी, आर कॉस मतलब m इंटू आर इंटू वी फाइनल, m इंटू आर इंटू वी फाइनल। क्लियर, क्लियर यहां तक हमने क्या बोला, स्टेप क्या बोला, m इंटू आर कॉस वी फाइनल मतलब इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड ये लिया है। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, m यहां पे, m यहां पे, m यहां पे कैंसिल, कितना है यहां से, v इंटू आर, v इंटू आर इज इक्वल टू कितना, यहां पे हमने बोल दिया पे ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी फाइनल। क्या बोलते हमने, वी फाइनल। यहां से क्या है बस आर इंटू वी फाइनल बाई 2 प्लस वी फाइनल इंटू आर। ठीक है, यहां से क्या है बस आर से आर कैंसिल, क्या है यहां से वी फाइनल इज इक्वल टू 3/2। क्या बोले यहां से वी फाइनल इज इक्वल टू कितना, 2v/3, 2v/3, मतलब फाइनली इस डिस्क की स्पीड कितनी बोलेंगे हम, 2v/3। क्लियर यहां तक, ध्यान से रिपीट करते हैं एक बार। हमने क्या बोला कि अपने पास डिस्क दिया है, इसको वीसी से आगे फेंक दिया है, किसी स्पीड वी से आगे फेंक दिया है। ठीक है, बोल रहा है स्टार्टिंग में इसका ओमेगा 0 था, अब बोल रहा है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई उस केस में इस डिस्क की स्पीड फाइंड करनी है। हमने क्या बोला कि जब पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क 0 आएगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है और ग्रेविटी और नॉर्मल का टॉर्क आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बोला, एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। क्यों, क्योंकि टॉर्क के अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। एल आई कितना बोलेंगे हम, m इंटू आर इंटू वीसी इंटू साइन थीटा। अब r साइन थीटा इज इक्वल टू ये रेडियस ऑफ दिस डिस्क, हमने बोल दिया m इंटू वी इंटू आर, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। फिर बोल दिया फाइनली v फाइन से मूव कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तब इस पॉइंट पर l लिखते हैं, एंगुलर लिखते हैं। तुम क्या बोले यहां पे, हाफ आई ओमेगा, सॉरी आई इंटू ओमेगा, आई कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, आई कितना एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, प्लस एम इंटू वी फाइनल इंटू आर। क्लियर, हमने क्या बोला, जब प्योरली स्टार्ट हो गई उस केस में वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा, उस केस में वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा। तो वहां से हमने बोला वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा, पुट कर दिया से ओमेगा इंटू आर इक्वल टू वी फाइनल पुट कर दिया। तो यहां से क्या पास वी फाइनल इंटू आर बाई 2 प्लस वी फाइनल इंटू आर। ठीक है, यहां से क्या पास 3 वी फाइनल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वी, यहां से क्या है वी फाइनल इज इक्वल टू 2v/3। क्लियर यहां तक, नोट कर इसको। देखते हैं चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन।
व्हील है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एक व्हील हमारे पास दिया है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ओमेगा से घूम रहा था, स्टार्टिंग में ये ओमेगा से घूम रहा था और इसका वी आई इज इक्वल टू 0 है। मतलब सिंपली एक व्हील है जो ओमेगा से घुमा दिया इसको, ठीक है, लेकिन अब स्टार्टिंग में बढ़ नहीं रहा है। अब इसको स्लोली ग्राउंड पे रख दिया, मान लो इसको स्लोली ग्राउंड पे रख दिया। फाइनल स्पीड ऑफ दिस व्हील, फाइनल स्पीड ऑफ दिस व्हील, व्हील मतलब रिंग, फाइनल स्पीड ऑफ दिस व्हील व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, find final speed of this wheel when pure rolling starts. Similar to this करेंगे, जैसे यहां पे बोला हमने पॉइंट P और टॉर्च 0 है, यहां भी सेम केस बनेगा। एक पॉइंट हमने ग्राउंड पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया ग्राउंड पे, उस पॉइंट के अबाउट यहां पे पॉइंट लिया, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्च 0 होगा। ट्राई करो खुद से आगे। क्या बोलेंगे यहां पे बात करें फ्रिक्शन पीछे होगा, यहां बस ये पॉइंट आगे मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन यहां पे आगे की तरफ होगा, यहां फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। मतलब अपना व्हील आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, मतलब आगे की तरफ वेलोसिटी गेन करेगी। क्लियर? हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में ये ओमेगा से घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन इसका वीआई 0 है, लेकिन इसका वीआई 0 मतलब एक्चुअल में लोअर मोस्ट पॉइंट है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, किस स्पीड से? ओमेगा इंटू आर से। अब जब इसको ग्राउंड पे रख दिया स्लोली, अब इसको ग्राउंड पे रख दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट इधर को मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे पीछे की तरफ इस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, आई कितना इसका, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू यहां पे देखिए कितना इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू, बाद में क्या होगा, बाद में अपना v इस तरह होगा, ये कुछ ओमेगा फाइन से घूम रहा है, ओमेगा फाइन से मूव कर रहा है और v से आगे बढ़ रहा है, v से आगे बढ़ रहा है। हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इंटू आर। क्लियर? v इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इंटू आर। कब? जब प्योरली स्टार्ट कर गई तब हमें ये v फाइंड करना है। क्लियर? हमने क्या बोला, इंटू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कितना, mvr प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान देना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम उसकी घूमने की वजह से आएगा वो इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा, ठीक है। और v से आगे बढ़ रहा है तो m इंटू आर पास v से किया, वो भी इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड आया, मतलब दोनों की वजह से अपने पास ऐड होगा, यहां भी इनवर्ड और यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड और यहां भी इनवर्ड प्लेन ऑफ बोर्ड आया। तो यहां से हमने क्या बोला, m से m कैंसिल, ठीक है। हमने ओमेगा इंटू आर को बोल दिया v दिया, ओमेगा इंटू आर को, ये अपने पास ओमेगा फाइनल है, ओमेगा फाइनल, हमने ओमेगा फाइनल इंटू आर को बोल दिया v। तो यहां से क्या अपने पास ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे v इंटू आर प्लस यहां पे v इंटू आर, ठीक है। तो यहां आर स्क्वायर, यहां पे आर और यहां पे आर कैंसिल, हमें v निकालना है, तो यहां से क्या बोलेंगे, v फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइड बाई 2, v फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइड बाई 2। मतलब फाइनली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस केस में v की स्पीड कितना बोलेंगे हम, m ओमेगा आर बाई 2 आएगा। क्लियर? आप तक ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस है, ठीक है। जनरली इससे केवीएम पूछ सकते हैं या फिर ओलंपियाड पूछ सकते हैं, बाकी नीट में कभी नहीं पूछेंगे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी डाउट्स हो ग्रुप पे पूछते रहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो लाइव इंटरेक्शन में पूछते रहेंगे लगातार, ठीक है। चलते हैं, बाय।